चलो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रह गया था लास्ट क्लास में, ठीक है, बिल्कुल फिट हो जाती है चेयर, फिर भी जगह बच जाती है। हाँ चलो, contracts which need not be performed with the consent of both the parties. तुषार, A और B दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, ठीक है, अगर ये दोनों की कंसेंट हो, इच्छा हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था ये उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जब बना सकते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ए ने बी को कितने 1 लाख रुपए देने थे, ठीक है, और बी ने बदले में क्या करना था, गुड्स डिलीवर करने थे, है ना। अब इन्होंने एक दूसरे को फोन किया कि तू मुझे गुड्स डिलीवर मत करना, मैं भी तुझे पेमेंट नहीं करूंगा। तो अगर म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तो म्यूचुअल कंसेंट से एग्रीमेंट टूट भी तो सकता है ना। तो ये चाहे तो दोनों पार्टीज, अगर इन दोनों पार्टीज की कंसेंट हो तो इन दोनों को अपनी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन दोनों पार्टीज को अपनी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। यहीं से एक कंसेप्ट अराइज हुआ, 3 प्रिंसिपल अराइज हुए थे, नोवेशन, ठीक है, रेसिशन और ये ना तुम्हें एक जैसे से लगेंगे पर चेंजेस है कुछ, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी रेसिशन। रेसिशन का मतलब रिसाइन करना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, खत्म कर देना। अगर आपने ए और बी पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअल कंसेंट से खत्म भी कर सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे रेसिशन, ठीक है। नोवेशन क्या होता है और ऑल्टरेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन क्या होता है? किसी में कुछ चेंज करना। मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि गुड्स डिलीवर ऐसे करेंगे हम कि 50% मैं आज सप्लाई कर दूंगा तो आप मुझे 50% पेमेंट कर देना, अगला 50% जब मैं सप्लाई करूंगा तो आप मुझे बैलेंस पेमेंट कर देना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब आप क्या चाहते हो कि हम एग्रीमेंट में ना चेंज कर दें, भाई मेरे पास पूरा माल अरेंज हो चुका है, मैं 100% की सप्लाई आपको एक ही बारी में कर दूंगा और आप एक ही बारी में मुझे पेमेंट ट्रांसफर कर देना। आपके एग्रीमेंट में चेंज हुआ, टर्म्स चेंज हुई, या फिर ऐसी भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे आपने एग्रीमेंट में टर्म डाली थी कि मैं आपको कैश पेमेंट दूंगा, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं टर्म्स चेंज करना चाहता हूँ कि मुझे तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अब आप एग्रीमेंट में लिखोगे ना उस चीज को कि भाई पहले कैश पेमेंट थी, अब उसको कट करके आपको क्या लिखना है, ऑनलाइन पेमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरेशन। क्या बोलेंगे, ऑल्टरेशन। कोई भी चेंज अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन में करना है तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरेशन। फिर ये नोवेशन का कंसेप्ट क्या है? नोवेशन मतलब एक तरीके से नया कॉन्ट्रैक्ट। नया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, नया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हाँ, मतलब आप उस पिछले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उसके प्लेस पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। यहां भी तो यही हो रहा है, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की है, पिछले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी कैंसिल करके टर्म्स को आपने एक नई टर्म्स तो डाली हैं। तो नोवेशन और ऑल्टरेशन में क्या फर्क हुआ? हाँ, एक यही चेंज है। देखो मैं क्या बता रही हूँ इसमें, नोवेशन मतलब एक तरीके से नया। पहले पार्टीज कौन थी, ए और बी, तो नोवेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो पार्टीज ही चेंज हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है, और ए ने सी को 1 लाख रुपए देने थे। तो ए ने क्या किया, भाई मैं तुझसे 1 लाख दूंगा फिर मैं सी को दूंगा, तो बेहतर यही है कि सीधा बी क्या करे, सी को
1 लाख रुपए देते। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट? ए ने बी से 1 लाख रुपए लेने थे और ए ने सी को 1 लाख रुपए देने थे, तो इसने क्या कहा कि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट सीधा खत्म ही कर देते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। तो पहले पार्टीज कौन थी? ए और बी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन थी? ए और सी। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें पार्टीज चेंज हो गई। बी और सी के बीच में जो नया कॉन्ट्रैक्ट राइज हुआ है वही कंसेप्ट है आपका नोवेशन। यहाँ पर आपकी टर्म्स भी चेंज हो सकती है और यहाँ पर आपकी पार्टीज भी चेंज हो सकती है। क्या क्या चेंज हो सकता है? एक तो टर्म्स भी चेंज हो सकती है और पार्टीज के चेंज होने के भी ऑप्शन है नोवेशन में। लेकिन ऑल्टरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? टर्म्स। पार्टीज चेंज नहीं। समझते? ऑल्टरेशन में और नोवेशन में इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर पार्टीज भी चेंज हो सकती है लेकिन वहां पर पार्टीज चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं। और रिजाइन का मतलब तो सीधा सीधा है पिछले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। समझ लो? तीनों क्लियर है? अब मैं इनको पढ़ा देती हूँ आपको। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resign or to alter it, substitute a new contract for the old contract. ये किसकी बात कर रहा है? Substitute a new contract for the old contract. किसकी बात कर रहा है ये? इन तीनों में से किसकी बात कर रहा है? नोवेशन की। दूसरी बात है or to resign, रेसिशन की, और टू ऑल्टर इट यानी कि ऑल्टरेशन। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था आपका उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक ने बी को ए को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और ए को सी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सीधा जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें क्या करेगा? बी किसको पेमेंट कर देगा? सी को कर देगा। तो जो पुराने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे उनकी परफॉर्मेंस को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने चेंज किया था कैश से ऑनलाइन पेमेंट का, तो अब आपको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाला कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपने, क्योंकि नई टर्म्स को जनरेट किया है। ठीक है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन। The parties to a contract may substitute a new contract for the old one. If they do so, it will be a case of novation. On novation, old contract is discharged. Discharge का मतलब समझते हो? पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो जाता है एक तरीके से। डिस्चार्ज का मतलब ना तो दोनों को फ्री कर दो। डिस्चार्ज का मतलब ए को भी डिस्चार्ज दे दो, बी को भी डिस्चार्ज कर दो, एक को भी छुट्टी दे दो, बी को भी छुट्टी दे दो। यानी कि ना तो ए को पेमेंट करने की जरूरत है और ना ही बी को गुड्स डिलीवर करने की जरूरत है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट इसमें आ जाओ, ना तो बी को ए को पेमेंट करने की जरूरत है और ना ही ए को सी को पेमेंट करने की जरूरत है। सीधा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसी को ही परफॉर्म कर दो जिसमें बी सी को 1 लाख रुपए दे देगा। तो आपका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इस डिस्चार्ज वर्ड को अभी समझ लेना क्योंकि इसके ऊपर अभी अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है बड़े वाला। डिस्चार्ज वर्ड समझ में आ रहा है? एक तरीके से उसको फ्री कर देना कि अब तुझे कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाता है एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म। Thus, it is a case where there being a contract in existence, some new contract is substituted for it either between the same parties or between the different parties. बताया मैंने नोवेशन में, या तो सेम पार्टीज के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है या डिफरेंट पार्टी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है। Mutually being the discharge of all contract, novation can take place only by mutual agreement between the parties. लेकिन इनोवेशन होगा कब? जब ये सारी तीनों पार्टीज राजी होंगी। भाई बी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सी को पेमेंट करने में और सी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बी से पेमेंट लेने में, तभी ये इनोवेशन का कंसेप्ट अराइज होगा। समझ में आया? ये एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जांपल यही वाला ही है। ठीक है, जो लिखा हुआ। इफेक्ट ऑफ रेसिशन। रेसिशन क्या था? रिजाइन करना, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना। A contract is also discharged by rescission when the parties to a contract agree to resign it. The contract need not be performed.
In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes to exist in its place. सिर्फ पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। इनको ना अंडरलाइन किया करो, क्योंकि रेसिशन का मेन पार्ट यही वाला ही है। रेसिशन में सिर्फ इतनी सी बात ही इंपॉर्टेंट है कि इन द केस ऑफ रेसिशन ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस। ठीक है, सेम ऊपर इस इनोवेशन में था कि नया कॉन्ट्रैक्ट आता है सेम पार्टीज के बीच में या फिर डिफरेंट पार्टीज के बीच में, तो उसको अंडरलाइन कर लो ऐसे। ये तुम्हारा अंडरलाइन है यहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिन बातों पे मैं जोर देती हूँ वो इसी टाइम में दिमाग में घुसती है, घर पे जाके अलग से दिमाग नहीं चलता। वहाँ तो सिर्फ आपको पढ़ना होता है कि हम ये पढ़ के आए हैं। यहाँ जितना जोर दे के पढ़ाया जाता है उसके बाद जब तुम्हारे दिमाग में घुस रहा होता है वहीं पर ही अंडरलाइन कर लिया करो कि हाँ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। It is needless to point out that innovation also involve rescission. ये लाइन आपको समझ में आ रही है? Innovation involves rescission. हाँ जी बच्चों, innovation में rescission भी involve है। ये बात आपको कहाँ तक सही लग रही है? समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ क्यों? क्योंकि रेसिशन में क्या हो रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है ना। यहाँ पर आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है और नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज भी हो रहा है और साथ में नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट भी हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि रेसिशन इसके अंदर इंक्लूड ही हो गया है ना। चलो, बोथ इन नोवेशन एंड इन रेसिशन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये बात ध्यान रखना, कभी भी नोवेशन, रेसिशन या ऑल्टरेशन जब भी होगा पार्टीज की सहमति से ही होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात हमेशा आएगी। ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन। As in the case of novation and rescission, so also in the case where the parties to a contract agree to alter it, the original contract is rescinded with the result that it need not be performed. In other words, a contract is also discharged by alteration. The terms of contract may be so altered by mutual agreement that alteration may have effect of substituting a new contract for the old one. यानी कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी चेंज हो जाती है कि वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है नई टर्म्स के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट वाला, वो वाला आपको परफॉर्म करना होगा। इन अदर वर्ड्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज वेरी स्लेंडर। स्लेंडर का मींस मतलब बहुत छोटा सा है ना, स्लाइट डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो नोवेशन एंड ऑल्टरेशन के बीच में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस देख लो। नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट आता है पुराने वाले की जगह पर। नोवेशन में बी मेड बाय चेंजिंग इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और देयर मे बी अ चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। टर्म्स तो चेंज होती ही होती है, साथ में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ऑल्टरेशन में आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रिमेन द सेम। ठीक है, सिर्फ टर्म्स चेंज होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इन केस ऑफ नोवेशन देयर इज ऑल टुगेदर अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, but in case of alteration it is not essential to substitute a new contract in place of old contract. In alteration there may be change in some of terms and condition. कई बार alteration में जरूरी नहीं है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बने ही बने, alteration में हम पुराने एग्रीमेंट में ही कुछ चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका ओल्ड वाला ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ टर्म्स को आपने चेंज कर दिया। तो ऑल्टरेशन में जरूरी नहीं है कि नया कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन नोवेशन में आपका नया कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनेगा। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट? चलो, अब आता है, देखो ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं उसमें क्या हेडलाइन है वो पढ़ना जरा दोबारा एक बार। दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है।
तो ये आपने पहला पढ़ा आपने नोवेशन, रेसिशन और ऑल्टरेशन। भाई इन तीनों केस में आपको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, देख लो जरा वो। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पर प्रोमिसर ने कहा था कि मैं ये काम कर दूंगा, जैसे प्लम्बर आया था कि मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन प्रोमिसी ने ही मना कर दिया कि भाई परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, तो क्या प्लम्बर फिर भी ठीक करने बैठ जाएगा हमारा काम? बताओ, नहीं ना। जब प्रोमिसी काम करवाना ही नहीं चाहता तो प्रोमिसर को भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। ए ने बी को 5 लाख रुपए देने थे, ठीक है। ए पेज टू बी एंड बी ने एक्सेप्ट कर लिया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट 2 लाख रुपए। ए ने कितने देने थे? 5 लाख रुपए। लेकिन जब ए ने 2 लाख रुपए दिए तो बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तेरा पूरा लोन खत्म हो गया। 5 लाख के बदले में जब आपने 2 लाख एक्सेप्ट कर लिए हैं ये कह के कि बस अब तेरी तरफ से और कुछ ड्यू नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, उसने 3 लाख के लिए रेमिट कर दिया, मना कर दिया, भाई तेरे को 3 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ए को क्या जरूरत पड़ी कि वो जाके फिर भी इसको 3 लाख रुपए देगा? तो यहाँ पर ए को 3 लाख रुपए की परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है प्रोमिसी के कहने पर। समझ में आ गया? हाँ जी, चलो। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ याद आ रहा है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी को भी याद नहीं आ रहा? कुछ तो याद करो। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स मैम नेट किसके पास है? वाला डेटर 3 साल के बाद वो बोल देते हैं पे कर देंगे कुछ टाइम हो जो बेनिफिट्स वगैरह रिसीव होते हैं प्रोमिसी को, प्रोमिसर अगर पोजीशन के अंदर भी कुछ पैसा वगैरह अगर वो देता है तो उस वक्त वापस देने पड़ते हैं। ये वाला कहते हैं। अगर आपने किसी को मर्डर करने की धमकी दी थी, ठीक है, उसने क्या किया, आपने उसको कुछ एडवांस मनी दे दी थी, 5 लाख रुपए मान लो, 10 लाख में कॉन्ट्रैक्ट होता, 5 लाख आपने उसको एडवांस दे दिया था, लेकिन उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, कोर्ट में चला गया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो क्या 5 लाख रुपए कमाई हो गई आपकी? किसको वापस देने पड़ेंगे? कोर्ट। चाहे किसी को भी देने पड़ेंगे, मतलब आप उस बेनिफिट को नहीं रख सकते। तो ये होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। जो भी आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट ले लिया है उसको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, मतलब वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलो तो व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिजाइंड इट, जिसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस कंटेन इन विच ही इज द प्रोमिसर। कहने का मतलब आपने उसको मर्डर करने का जो वो धमकी दी थी कि किसी का मर्डर करना है, बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है, तो अगर वो तोड़ देता है कॉन्ट्रैक्ट को, भाई मैं मर्डर नहीं करूंगा, तो भाई तेरे को पैसे, उसको क्या पैसे देने की जरूरत है? फिर उसको नहीं है, क्योंकि अगर आपने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके बिहाफ पर वो वॉइडेबल था, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, मतलब वो मर्डर नहीं करेगा, तो आपको भी उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। द पार्टी रिजाइनिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर जो पार्टी तोड़ रही है कॉन्ट्रैक्ट को, उसने फिर भी कोई बेनिफिट ले लिया है, तो उसको वो बेनिफिट उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी में रिजाइंड अ पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, when it does so the premium collected by it in respect of the policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder। इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको, सुनना जरा। किसको बीमारी करूँ, कौन बीमार होना चाहेगा? चलो ठीक है, खुद से आ रही है अमीशा। अमीशा ने ना एक LIC ली, अमीशा ने एक LIC ली पॉलिसी, ठीक है। आपको पता है किसी ने कोई LIC पॉलिसी करवाई है? किसी ने खुद की है। तो उसमें जब एजेंट आता है तो वहां आपसे चीजें पूछता है या पूछता नहीं है? तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है ना? वो क्यों होता है?
ताकि आप कुछ नहीं भी बता रहे हो तो वो चीजें कौन है, क्या पता 2 महीने में मरने वाला है ना इसके पैसे। ठीक है। तो आपके अंदर अगर कोई बीमारी है, ठीक है, तो आपको वो बीमारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और अगर खुद मुंह से नहीं बताते, इसलिए वो आपका मेडिकल चेकअप भी करवा लेते हैं, ताकि जो भी बीमारी आपके अंदर है वो हमारे पास तक पहुंच जाए, कि मतलब हमें पता लग जाए कि आपके अंदर ये बीमारी है। ठीक है। अब यहाँ पर अमीशा ने एजेंट को अपनी कुछ बीमारी नहीं बताई, और बहुत बड़ी बीमारी थी, है ना, बहुत बड़ी बीमारी थी। मतलब उसको डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि 2 महीने बाद भाई कुछ नहीं पता, है ना। अब हुआ क्या, एजेंट को इसने ये बात नहीं बताई और पॉलिसी ले ली कि भाई ठीक है, मुझे कुछ हुआ तो पैसे तो मिल जाएंगे कम से कम वहां से। ठीक है। अब अमीशा तो ठीक है 2 महीने बाद। अब एजेंट ने डिस्कवर किया कि भाई अभी तो LIC पॉलिसी ली थी 2 महीने पहले, ये क्या हो गया इसको। ठीक है। तो एजेंट ने डिस्कवर किया तो एक ट्रुथ निकल के आया कि LIC पॉलिसी लेने के टाइम पे इसको पता था कि इसकी लाइफ इतनी ही है। ठीक है। तो एजेंट को पता चल गई ये बात कि हाँ भाई इसने जानबूझ के हमसे बात छुपाई है, जानबूझ के इसने हमसे बात छुपाई है। तो एजेंट ने ये चीज डिस्कवर कर ली। तो इसके बाद क्या होगा, एजेंट ने क्या किया, उसकी LIC पॉलिसी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, तो यहाँ पर बेनिफिट कौन सा राइज हुआ था, अमीशा ने इन 2 महीने में ना कुछ प्रीमियम पे किया था। ठीक है, प्रीमियम पे किया था। अब देखो किसी की LIC पॉलिसी अगर आपने कैंसिल कर दी है तो एजेंट को जो वो बेनिफिट LIC प्रीमियम का ले चुका है वो उसको वापस देना पड़ेगा होल्डर को। ठीक है, एजेंट को वो प्रीमियम वापस देना पड़ेगा, किसको, होल्डर को। लेकिन क्या पूरा प्रीमियम वापस करेगा, नहीं। प्रीमियम में से भाई उसने कुछ खर्चे भी कर रखे होंगे, भाई इसकी LIC पॉलिसी इशू हुई थी तो उसमें हमारे कुछ खर्चे भी लग जाते हैं, तो वो खर्चे अपनी जेब से थोड़ी भरेंगे। तो इसकी प्रीमियम में से वो एक्सपेंसेस लेस करके जो नेट अमाउंट बचेगा वो हम अमीशा को, अमीशा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर देंगे। भाई अमीशा को पे करने जाएगा तो बेचारा एजेंट सोचो उसके बारे में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे कर दिया। ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से रिजाइन हुआ, मतलब LIC पॉलिसी कैंसिल करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, रिजाइन कर देना। भाई एजेंट और होल्डर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको हमने तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद अगर एजेंट ने प्रीमियम कोई कलेक्ट कर रखा है तो वो उसको अमीशा को रिस्टोर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void। अब सुनो जरा, ये भी वही वाली बात है कि अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट बाद में इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबिलिटी के बाद कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉइड। लेकिन उसमें अगर आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है तो वो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए, किस बदले में, किस चीज के लिए, इन कंसिडरेशन ऑफ बी इज प्रॉमिसिंग टू मैरी सी, जो कि ए की डॉटर थी। ससुर जी ने दामाद को पैसे दिए कि तू मेरी बेटी से शादी कर रहा है तो उसके बदले में तुझे 1 लाख रुपए दे दें। सुना लग रहा है एग्जांपल। सी इज डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, उनको पता ही था बेटी तो बेचारी मर गई है। सी की डेथ हो चुकी थी जिस टाइम ये प्रॉमिस हो रहा था। ठीक है, अब बताओ एग्रीमेंट तो क्या हो गया, भाई लास्ट से शादी तो कर नहीं सकता वो, है ना, इम्पॉसिबिलिटी हो गई, वॉइड हो गया। लेकिन जो 1 लाख रुपए रिसीव की हैं उसको क्या करेगा, वापस देने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेगा। ठीक है, मस्ट गिव 1 लाख रुपीस टू, कहते गौरव मंत्र है। हाँ, वो कुछ कहना चाहता था, आपने कहने दे दिया। मैंने तो कुछ लोग का ही नहीं बोले। क्या उसका हम तो ना पीछे लग जाती है मेरे। इसमें केस है, in a case the plaintiff hired a godown from the defendant for 12 months and paid the whole of the rent in advance। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, अमीर लोग, हायर रेंट पे ले लिया कोई गोडाउन, वो 1 महीने का नहीं साल भर का रेंट रख ले। अमीर लोग, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा रेंट एडवांस में दे दिया 12 मंथ्स का, लेकिन 7 महीने बाद ही गोडाउन में क्या लग गई, आग लग गई, बिना किसी की गलती के, बिना किसी की लापरवाही के। ठीक है, तो प्लेंटिफ क्लेम द रिफंड ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द रेंट। अब जो उसने 12 महीने का रेंट दिया, 7 महीने तो चलो उसने यूज कर लिया था, जो बाकी 5 महीने का एडवांस रेंट आपके पास आया हुआ है, क्या वो वापस ले सकता है? हाँ, प्रीपेड है, वो ले सकता है। यस, वो वापस ले सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसने यूज नहीं किया, तो वो वापस ले सकता है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। ठीक है, चलो एक चीज और सुनना, The act requires that party must give back whatever he has received under the contract. The benefit to be restored under this section must be benefit received under the contract, not any other amount. मतलब जो आपने सिर्फ बेनिफिट रिसीव किया ना, वही आपको वापस करना पड़ेगा, बेनिफिट होना चाहिए और कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए। जैसे ए ने एग्रीमेंट किया था बी के साथ कि मैं आपको अपनी लैंड बेचूंगा 4 लाख रुपए में, और बी ने ए को क्या दिया, 40,000 रुपए एज अ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द अमाउंट टू बी फॉरफिटेड बाय ए इफ बी डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। आप कभी घर खरीदते हो, बयाना देते हो, टोकन मनी, वो टोकन मनी किस लिए होते हैं कि भाई मैं ही खरीदूंगा इस घर को, और उसके बाद आपको कुछ 1-2 महीने का टाइम मिल जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अगर उस 2 महीने में आपने वो घर नहीं खरीदा, तो क्या आपको बयाना वापस मिलता है? नहीं ना, पैसे वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है, इफ ए डज नॉट कंप्लीट द सेल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, अब बी फेल्स टू कंप्लीट द सेल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर इज ही रेडी एंड विलिंग टू कंप्लीट द सेल विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। भाई हमने उसको 2 महीने दिए थे, 2 महीने बाद भी उसने पेमेंट नहीं की, हमने कहा चल 1 महीना और ले ले, रीजनेबल टाइम और दिया, फिर भी उसने पेमेंट नहीं की, तो ए इज एंटाइटल्ड टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और उसके डिपॉजिट को रिटेन कर सकता है। ये कोई बेनिफिट नहीं है, ये उसी का ही पैसा था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है वो एडजस्ट हो जाते हैं ना, ये वाला अमाउंट, ये थोड़ी है बयाना अलग और अमाउंट अलग, समझ रहे हो? जैसे 10 लाख रुपए का घर है, 2 लाख रुपए बयाना था, तो बाकी अब आपको कितना देना है? 8। तो समझ रहे हो, 10 लाख में से वो 2 लाख आपने एडजस्ट कर दिए ना, लेकिन अगर आपने 8 लाख रुपए विद इन रीजनेबल टाइम पे नहीं किए, तो क्या आप वो 2 लाख रुपए वापस मांग सकते हो? लेकिन अगर सेलर की गलती हो तो मांग सकते हैं। कितना मिलता है उसमें फिर? डबल होता है। नहीं, उसके जो खर्चे वगैरह होता है। चलो खर्चे भी हटा दिए, लेकिन बयाने का डबल ले सकते हो आप, अगर सेलर की गलती है तो। डबल क्यों कैसे होगा? ये प्रैक्टिकल है और ये अपना प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है, उसमें जाके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, The deposit is not a benefit received under the contract. It is a security that the purchaser would fulfill his contract and is ancillary to the contract for the sale of land. ये कोई benefit नहीं है, ये तो एक ऐसा डिपॉजिट है भाई, एक तरीके से सिक्योरिटी है कि भाई मैं ही खरीदूंगा इस चीज को, और अगर आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो एक तरीके से ये उसकी पनिशमेंट है कि आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो आपको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। यू हैव नोटिस दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी कैन बी रिजाइंडेड, बट रेसिशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी इन द सेम मैनर एज प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड अंडर सेक्शन 4. Similarly, a rescission may be revoked in the same manner as proposal is revoked. प्रपोजल का कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था। यस मैम। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब वो सेम मैनर में समझ जाते हैं, जब वो जिसको हमने ऑफर दिया है यानी कि ऑफरी उस हमारे ऑफर को पढ़ लेता है और साथ में समझ भी लेता है। सेम ऐसे ही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो तो आप सामने वाले पर्सन को नोटिस दोगे और वो उस नोटिस को समझ जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, तभी आपका रेसिशन माना जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। आपने घर में कारपेंटर बुलाया, ठीक है, आपने ना अपने घर पे कुछ डोर वगैरह ठीक करवानी थी, ठीक है, आपने कहा तू मेरे घर आ, सामान सारा मैं ला के दूंगा तुझे, तो सिर्फ अपनी लेबर लेके जाइए, मेहनत का पैसा तू ले लो। अब क्या कारपेंटर काम शुरू कर सकता है जब तक आप उसको सामान ही ला कर नहीं दोगे? तो अगर आप उसको वो काम करने के लिए जिस मटेरियल की जरूरत है वो ही प्रोवाइड नहीं करोगे तो कैसे वो अपना काम शुरू करेगा? ठीक है,
तो अगर प्रोमिसी निग्लेक्ट करता है या मना कर देता है टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी, जैसे मटेरियल प्रोवाइड करना फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, तो प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय। तो यहाँ पर जो कारपेंटर है उसकी गलती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है, साथ साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। If an apprentice refuses to learn, the teacher cannot be held liable for not teaching. अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता तो टीचर लायबल नहीं है ना पढ़ाने के लिए। और 35,000 में ही देंगे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बच्चों को पढ़ाने का, उसके लिए हमने फीस ली थी, लेकिन अगर बच्चे बार बार डिस्टर्ब करेंगे पढ़ाने में तो टीचर लायबल नहीं है ना पढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ गया? अब अपनी फीस की रिफंड मत मांगना कभी। ठीक है, अगर पैसे दिए तो ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम क्लास लो और तुम शांत रहो और पढ़ाई करो, क्योंकि तुमने पैसे किस चीज के दिए हैं? पढ़ने के। और यहाँ आके अगर बकवास करोगे तो टीचर को लायबल नहीं ठहरा सकते। बस अब समझ गए हो। कौन सेक्शन है नहीं? ये सेक्शन 67 है। जो 35,000 वापस लेने तो क्या प्रोसीजर है? कोई प्रोसीजर नहीं। आपको 35,000 बच भी नहीं रहे तो तू आपको देगा। मतलब पूरी क्लास भी ले ली, सिलेबस पूरा होने वाला है, उसके बाद तो पूरा बच गया। अरे चौथे दो सेमिनार में ले लो। ये तो 150 वाले नहीं है। ये तो मुझे सब चिंता हो गई। चलो, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नया कंसेप्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मीनिंग अगर पता है तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। समझ आता है डिस्चार्ज का मीनिंग क्या था? पार्टीज को फ्री करना, भाई अब आपको अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की कहानी हो गई खत्म। ठीक है, जैसे देखो ए और बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में, आज 7 अक्टूबर है, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, कि भाई मैं तुझे गुड्स डिलीवर करूंगा कब? रिजल्ट 15 अक्टूबर को, ठीक है, और तू बदले में 17 अक्टूबर को पेमेंट कर देगा। क्लियर? अभी आज के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या डिस्चार्ज हो गया है? जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी रखी हुई है ना, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। 7 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ, 8 को हुआ नहीं हुआ, 9 को हुआ, 10 को, 11, 12, 13, 14, 15 को डिस्चार्ज हुआ है? नहीं हुआ है। 17 को अगर पेमेंट होगी तो 17 को जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अब शायद आराम से समझ में आ गया। मतलब जहां पर दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी हो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। अब उसमें कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। अब बताओ मुझे डिस्चार्ज किस किस तरीके से हो सकता है? या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दे दो, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब यही, ए ने 15 को गुड्स डिलीवर कर दिए और बी ने 17 को पेमेंट कर दी, डिस्चार्ज। ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, याद आ रही है कुछ? आपने उसको फोन करके कहा था कि मैं गुड्स भेजने जा रहा हूँ तेरी दुकान पे, भाई भेजने के लिए गाड़ी यहाँ से निकाल रहा हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। आपने तो अटेम्प्ट की थी ना, आपकी तरफ से एंटिसिपेटरी ब्रीच था, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस हुई नहीं है लेकिन आपने उसको पहले इन्फॉर्म किया, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। आपकी तरफ से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस कर चुके हो। अभी तो कोर्ट में जाएगा डिस्चार्ज। हाँ, उसके बाद आपका रेसिशन का शुरू होगा कंसेप्ट, कि मतलब आप डिजाइन करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दोगे, एंड कर दोगे, और उसके बाद आप केस डाल दोगे। ठीक है, वो बात की कहानी है। लेकिन एक तरीके से डिस्चार्ज हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से। क्या हो गया? गिर गया। बोलो मुझे समझ में नहीं आया, ये थप्पड़ की भी आवाज हुई थी, ये पटाखे की भी आवाज हुई थी।
जब तुषार ने टैग दिया तो ऐसी है टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ठीक है अंशी, इतनी बार नहीं किया मैं किसने अपना फोन उठा के जेब में रख लिया। दो फोन गिर गए, घड़ी गिर गई, अब पता नहीं होता। हाँ अभी नितिन की घड़ी भी गिर गई है, वो भी बंद हो चुकी है। मेरे तो भाई। सेकंड को यूं करते हैं तो इधर चली जाती है, यूं करते हैं तो इधर चली जाती है। कितनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है वो सेकंड वाली। मैंने कभी सीख लिया। इसकी मत सोच, सोच भी मत, देख भी मत उसकी तरफ। कोई नहीं ये टूट गया क्योंकि यहाँ पे मेरी तरफ है कैमरा और यहाँ से तुम्हारी तरफ। ठीक है, तुम एक बोरी कैरी कर देगी। A contract to sell his car to B on agreed price. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुझे कार बेचूंगा जितने रुपए में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। As soon as the car is delivered to B, जैसे ही कार डिलीवर होगी B को और B उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, डिस्चार्ज। ठीक है, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टिम्बर भेजूंगा B तुझे। B ने कहा कि B मेड द सप्लाई ऑफ टिम्बर एट अपॉइंटेड टाइम एंड प्लेस। B ने बता दिया इस टाइम इस प्लेस पर भेज देना, बट A रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। भाई B ने पहुंचाना था, B ने कहा इस टाइम और प्लेस पर पहुंचा दूंगा, A ने मना कर दिया कि मुझे डिलीवरी चाहिए ही नहीं। तो ये क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। अब आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई आपस में एग्रीमेंट कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना दोनों ने, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। A ने B को 1 लाख रुपए देने थे। A enters into an agreement with B and mortgage his यानी कि A's estate for 50,000। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तू भाई मेरी एक चीज गिरवी रख ले कि 50,000 रुपए की है, और B ने भी रख ली कि ठीक है तेरा पूरा लोन खत्म, 50,000 को उसने वे भी कर दिया। तो अगर आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है या आपका एग्रीमेंट हो जाता है, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। समझ रहे हो? Yes, ma'am. चलो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई बात इम्पॉसिबल हो गई तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड मतलब क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। ठीक है, मत पढ़ाओ, ये 2-3 बार पढ़ा। और इम्पॉसिबिलिटी किस किस चीज से हो सकती है भाई, या तो लॉ में कुछ चेंज हो गया, भाई पहले कोई केमिकल बेचते थे अब वो नहीं बेच सकते, बैन कर दिया, लॉ में चेंज हुआ। हाँ, वो भी इम्पॉसिबिलिटी थी, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्चार्ज। बहुत अच्छी बात है, आपको याद है इतने अच्छे अच्छे वाले एग्जांपल। जिससे शादी करनी थी वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। मैं तेरे को नहीं देखा इसमें, तू मुझे देख रहा था जबरदस्ती कि मैं बाप से दे रहूंगा। हॉर्स बेचने का वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, लेकिन हॉर्स का एक्सीडेंट हो गया। हॉर्स का भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, घोड़ा गाड़ी में के घोड़े का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हो सकता है। मतलब तुम कैसी बात सोच रहे हो, देखना घोड़े का कभी एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता। हो सकता है, पढ़ तो जाते हैं वो कितनी बार। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है, तो भी आपका चल। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम बीत जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसका एग्जांपल बताओ। लिमिटेशन है। वेरी गुड, सही है। डेट वाला। हाँ, आपने एक सेल की थी किसी डेटर को, ठीक है, उस डेटर से आपको पैसे लेने थे, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, भाई डेटर ने आपको 1 लाख रुपए देने हैं और आपने उससे लेने हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसे ही उसने पैसे नहीं दिए और पैसे ना देते हुए उसको 3 साल हो गए, 3 साल बाद वो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। मतलब आप अब उससे पैसे मांग सकते हो, नहीं मांग सकते। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी से पैसे की रिकवरी करनी है बिजनेस में, तो 3 साल के अंदर अपनी आंखें खुली रखना। ये ना हो 3 साल के बाद जाग रहे हो मेरे पैसे वापस करो, अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की वजह से कैसे डिस्चार्ज होगा। मान लो जिस पर्सन के साथ में आपने एग्रीमेंट किया था वो पर्सन अनसाउंड माइंड हो गया, बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, तो इससे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को अगर किसी एक पार्टी ने तोड़ दिया है तब भी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी ने तोड़ा तो उसमें परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे 100 किलो चावल भेजूंगा 1 जून को, बट ए ने उसको डिलीवर नहीं किया उस दिन, तो ये क्या है,
एक्चुअल रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी कैन गिव हिम अनदर डेट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पर टाइम जरूरी नहीं है तो उसने क्या किया कि कोई और डेट पे भाई मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, एंड ही विल नॉट बी लायबल टू क्लेम डैमेजेस if prior notice for the same is not given to A while giving the another date। ये एग्जांपल है, वहां पे ज्यादा सेट होता, टाइम वाली यहाँ पर बात आई Lapse of time। है ना, लैप्स ऑफ टाइम नहीं, जो मैंने आपको कल बताया था टाइम वाला परसों वाली क्लास में, टाइम एसेंशियल और टाइम इज नॉट एसेंशियल। तो जहां पर जरूरी नहीं है टाइम और वहां पर अगर आपको कोई और डेट दी है और आपने उस डेट पे एक्सेप्ट भी कर लिया है तो अब आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्ट करते वक्त अगर आपने कह दिया है कि भाई मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूं कि तू मुझे इसके बदले में डैमेजेस देगा जो देर होने की वजह से, तब आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो ये एग्जांपल वहां ज्यादा सेट होता। तो ब्रीच की जगह पर क्या आएगा कि अगर किसी पार्टी ने कोई ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, परफॉर्म ही नहीं किया है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, ये फिर से आ गया, ये ऊपर अभी पढ़ा नहीं हमने, हम इसमें नहीं पढ़ा, वो हमने उस वाले ये यहाँ इसमें पढ़ा था डिस्चार्ज व्हेन ये रहेगा सेक्शन 63 ऊपर नोवेशन वाले से सेकंड पॉइंट। हाँ वो सेक्शन 63। वैसे बात तो एक ही है ना, ऊपर हमने यही पढ़ा है कि कहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो डिस्चार्ज में भी तो वही बातें होंगी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया वहाँ पे आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेम है सेक्शन 63, एग्जाम्पल भी सेम है। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, सेम जो अभी मैंने प्लम्बर वाला एग्जांपल लिया, और सॉरी कारपेंटर वाला, कि अगर आपने उसको मटेरियल ही लाके नहीं दिया तो वो काम भी नहीं करेगा, ठीक है, सेम टू सेम। नेक्स्ट आता है मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्ज होना, मर्ज मतलब जुड़ना, है ना। राइट्स, दो राइट्स एक दूसरे में जुड़ गए, तो एक राइट जो छोटा होगा, अगर एक राइट बड़ा राइट इसके ऊपर आ जाता है तो छोटे वाले राइट की कोई रेलेवेंस नहीं रहती। जैसे एक पर्सन ने ना एक शॉप को रेंट पे लिया हुआ था, ठीक है, कई टाइम से बिजनेस कर रहा था और रेंट पे ही कर रहा था वो। अब वो पर्सन इतना कैपेबल हो गया है कि उसने उस शॉप का जो वो रेंट एग्रीमेंट बनाया हुआ, मतलब लीज एग्रीमेंट जो बनाया हुआ है वो बना हुआ है अभी भी आपका, लेकिन आपके पास इतने पैसे हो गए कि आपने उस दुकान को खरीद लिया, समझ रहे हो, आपने उस दुकान को खरीद लिया। तो अब ये बताओ आपका ओनरशिप राइट बड़ा है या आपका वो लीज वाला राइट बड़ा है? ओनरशिप राइट बड़ा है, तो आपका ओनरशिप राइट तो जनरेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो टेनेंसी राइट था, किराएदार वाला राइट था, वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ओके मैम, ठीक है ना। तो समटाइम्स द इंफीरियर राइट्स एंड द सुपीरियर राइट्स, इंफीरियर राइट्स कौन से हुए? टेनेंसी राइट, किराएदार वाला राइट, और सुपीरियर राइट कौन सा हुआ? ओनरशिप वाला राइट। कोइंसाइड, जब वो मिल जाते हैं एंड मीट इन वन एंड द सेम पर्सन, भाई जो पर्सन ने टेनेंसी राइट ले रखे थे उसी पर्सन ने अब ओनरशिप राइट ले लिया है, तो सेम पर्सन है अगर, तो इन सच केस इंफीरियर राइट्स मर्ज इनटू द सुपीरियर राइट एंड ऑन मर्जर इंफीरियर राइट आपके वैनिश हो जाते हैं, वैनिश खत्म हो जाते हैं, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड। अब आपको रेंट देने की जरूरत नहीं, आपको रेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर समझ में आया? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। आपको